अब हम बात करते हैं आईटीआर के बारे में, इनकम टैक्स रिटर्न, क्योंकि डेट इसकी पास आ रही है, कैसे भरा जाए, क्या फॉर्म्स होंगे, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, बहुत कन्फ्यूज़न है। और लास्ट डेट अभी तो फिलहाल फिक्स है, लेकिन हर साल हम देखते हैं कि लास्ट डेट को बढ़ाई जाती है। तो इस बार सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आईटीआर फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। देखिए, आईटीआर भरने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। जो टैक्स पेयर है, जो असेसी है, उनका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। उनको ये चाहिए कि जो एक टीआईएस फॉर्म होता है और एक एआईएस फॉर्म होता है, वो ऑनलाइन डाउनलोड कर लें, अपने 26 को डाउनलोड कर लें। जहाँ पे उनका कैपिटल गेन का अकाउंट है, वो कैपिटल गेन की टैक्स पीएनएल निकाल लें और उसको कंपैरिजन कर लें। इनकम के 5 सोर्स होते हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इस पांचों सोर्स का एक जानकारी इकट्ठा कर लें। अगर कोई सिंपल सैलरीड पर्सन है तो मैं उसको बता दूं कि उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो वो उसके लिए होता है कि आप फॉर्म 16 अपना इकट्ठा कर लें, अपना बैंक स्टेटमेंट रख लीजिए, 26 डाउनलोड कर लीजिए, एआईएस टीआईएस निकाल लीजिए, आपका इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे आप। और उसमें जो जानकारी है उसको एक बार कोरिलेट कर लीजिए और उसके बाद आप आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे। वैसे ही अगर कोई बिजनेस का अगर पर्सन है तो उसको अपने बिजनेस का के लिए बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा और 26 एआईएस टीआईएस और बैंक स्टेटमेंट को एनालाइज करके अपना बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट बना के आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम, किसमें आईटीआर फाइल और किसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा? देखिए, अगर आपके हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, हाँ। अगर आपके सैलरी स्ट्रक्चर में हाउस रेंट अलाउंस है और आप रेंट पे करते हैं, आपने एटीसी का 1.5 लाख रुपए का आपका डिडक्शन है, वो आप क्लेम कर पाते हैं। एटीडी का आप डिडक्शन आप क्लेम कर पाते हैं और बहुत सारे जो डिडक्शंस हैं इनकम टैक्स में आप उसको क्लेम कर पाते हैं। आपने अगर हाउस लोन लिया है 24B में, अगर आपने उस पर इंटरेस्ट दिया है तो 2 लाख रुपए तक का आपको उस पर डिडक्शन मिल जाता है आपको इनकम में। तो अगर ये सारे डिडक्शंस आपके पास हैं तो नेचुरली आपको ओल्ड रिजिम बेनिफिट है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए तक है तो अगर आपके डिडक्शंस 4 लाख रुपए से ज़्यादा हैं तो आप ओल्ड रिजिम में चले जाइए। ओके। अगर आपका इनकम 25 लाख रुपए है, आपका डिडक्शंस एचआरए, एटीसी और जितने डिडक्शंस हम मिला दें वो 8 लाख रुपए से ऊपर है तो आप ओल्ड रिजिम में चले जाइए। नहीं तो सिंपल अगर आपको रखना है तो आप न्यू रिजिम में चले जाइए। न्यू रिजिम सिंपल क्यों है? आपको कोई प्रूफ नहीं रखना, आपको डिडक्शन नहीं मिलता, टैक्सेस के रेट्स कम है, 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 16 लाख ऐसे करके है और कई स्लैब्स है और 24 लाख के ऊपर 30% शुरू होता है। यहाँ ओल्ड रिजिम में हम अगर देखें तो 10 लाख के ऊपर 30% का शुरू हो जाता है। तो ये गैप है। तो अगर आपके डिडक्शन से हैं, अब एचआरए है, अगर आपका एटीसी है, एटीडी है और भी डिडक्शन है, एटीजी है, अगर आपने हाउस अगर कोई रेंट पे अगर कोई घर लिया है उस पर ब्याज पे लिया है, अगर उसका आप होम लोन चुकाती है तो उसका इंटरेस्ट अगर आप क्लेम कर रही हैं तो ये सारे डिडक्शंस मिल के आपको ओल्ड रिजिम में बेनिफिट पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एचआरए नहीं है तो आप बिल्कुल न्यू रिजिम चूज कर लीजिए, ओल्ड रिजिम में जाने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आईटीआर भरने से मतलब वो चाहते हैं कि कोई बेनिफिट पे मिल जाए, आईटीआर ना भरना पड़े, उस केस में क्या करना होगा? आईटीआर नहीं भरे और बेनिफिट मिल जाए, मतलब कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा उन्हें आईटीआर ना फिल करना पड़े। कोई ऐसी भी ऑल्टरनेटिव्स हैं जहाँ पर वो ऐसा कर सकते हैं? आप ये कह रही हैं कि आईटीआर में कम से कम इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हो जाए। हाँ। तो देखिए, एक आईटीआर 1 है, सैलरीड पर्सन के लिए बना है, उसमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मांगती है गवर्नमेंट, जो उनका फॉर्म होता है आप बहुत कम इन्फॉर्मेशन के साथ आप भर सकते हैं। हाँ। आईटीआर 2 भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन के साथ भर सकते हैं। एक आईटीआर 4 है जिसको हम बिजनेस के लिए बोलते हैं, उसमें भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है और बहुत कम इन्फॉर्मेशन के साथ आप आईटीआर भर सकते हैं और अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बाकी जो आईटीआर है, जैसे आईटीआर 6 हो गया, कंपनीज के लिए होता है, उसमें नेचुरली जब बड़ी कंपनी होती है या बड़ी एंटिटी होती है तो उसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, तो उनके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है कि भारत का जो टैक्स रिजीम है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना जटिल है कि उसको समझना ही मुश्किल हो जाता है फॉरेन के कंपैरिजन में? कॉम्प्लेक्स तो है और मैं आपको बताऊं कॉम्प्लेक्स है, इसका ये रीज़न है कि हम अगर आसान इसको बना दे, पहले ये सोचते थे, गवर्नमेंट सोचती थी कि आसान बना दे तो उसमें लूप होल निकल जाएंगे और लोग उसका बेनिफिट उठा लेंगे। इसका अभी बेनिफिट नहीं उठा रहे होंगे लोग। आप उठा रहे हैं ना,
अभी टैक्स प्लानिंग मतलब आप वैसे तो एक तबका है जो आप जितना भी प्रोविजन लेके आइए उसमें से कुछ ना कुछ लूप होल निकाल के और शिफ्ट हो ही जाते हैं। हाँ। लेकिन मैं एक डाटा आपसे शेयर करता हूँ। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और 70-80 करोड़ आधार वाले लोग हैं, 70 करोड़ पैन कार्ड होल्डर्स हैं। ITR भरने वाले सिर्फ कितने हैं? 9 करोड़। 9 करोड़। बस 9 करोड़ लोग ITR भरते हैं, इंडिविजुअल्स। ओके। उस 9 करोड़ में भी जो 2/3 लोग हैं बेचारे, वो क्या करते हैं, वो अपने नील की इनकम दिखाते हैं। जैसे अगर आपका इनकम अगर 12 लाख रुपए तक मतलब एग्जम्पशन लिमिट 12 लाख रुपए है न्यू रिजिम में, तो दिखाएंगे 11,50,000 रुपए अपने वाइफ की ट्यूशन इनकम। अगर उनका कोई इनकम है तो दिखाना पड़ेगा, उनको फॉर्म 16 के हिसाब से दिखाना पड़ेगा। लेकिन अपनी वाइफ की, अपने रिलेटिव्स की और बाकी लोगों की इनकम भर के और वो एग्जम्पशन लिमिट तक ले जाते हैं और दिखाते हैं। तो मतलब 2/3 लोग टैक्स नहीं देते। देता कितना है कौन है? 1/3, 3 करोड़ लोग। अब 3 करोड़ लोग ITR भरते हैं 140 करोड़ लोग की जनसंख्या में। तो आप सोचिए कि इस टैक्स को गवर्नमेंट कैसे और रिलैक्स कर सकती है। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोग 3 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई मैं अगर टैक्स देता हूँ तो मेरे लिए भी वही व्यवस्था है, ठीक है। सामने वाला अगर कोई पर्सन है वो टैक्स नहीं भरता है, उसके लिए भी यही व्यवस्था है। हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग कैश में ट्रांजैक्शन या डील करते हैं और गाड़ियों में घूमते रहते हैं, तो उनके मन में ये होता है कि हमारे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि टैक्स क्विड प्रो को नहीं है। मतलब आपने कुछ दिया उसके बदले आपको मिलना है, ऐसा नहीं है। टैक्स जो सिस्टम होता है, आप जो टैक्स देते हैं उससे पूरा देश चलता है, पूरी इकोनॉमी चलती है। आपके टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कम कर पा रही है और जो पेट्रोल डीजल और क्रूड के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं उसका इफेक्ट जनता को पास ऑन नहीं किया जा रहा है, गवर्नमेंट के पास में उसको एब्जॉर्ब कर दिया जा रहा है। तो ये टैक्स का बेनिफिट है। तो आपको लग रहा है कि अभी जो टैक्स सिस्टम हमारा एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम है वो वैसा ही रहना चाहिए और इसे और एडवांस होना चाहिए? बिल्कुल एडवांस होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि अभी इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया, एक 1961 से पुराना चला आ रहा था। हाँ। उसमें एक टर्म हुआ करता था, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, वो बहुत सारा यूज़ में था, वो इंग्लिश लैंग्वेज थी। उसको हटा के हमने सिंपल कर दिया। हमने मतलब गवर्नमेंट ने सिंपल कर दिया। मतलब गवर्नमेंट ने करंट इनकम टैक्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रीड्राफ्ट कर दिया है, जिससे कि लोगों को पढ़ना और समझना आसान हो और उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो उनके लिए, और वो पढ़ के और एनालाइज कर सके और इंटरप्रेट कर सके। उसके लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाने का उनको ज़रूरत नहीं हो, ऐसा सोचा गया है। तो इसको किया गया रिस्ट्रक्चरिंग। अब मैं आपको बताऊं कि जीएसटी में अभी भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं। गोल्ड का अलग है, डायमंड का अलग है, 5% है, 18% है, 28% के अभी भी बहुत है। इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके बहुत लड़ाई होती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, बात सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। तो ये सारे क्या है, टैक्स जितना सिंपल होगा उतनी लिटिगेशन कम होगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे दबाव कम होगा, गवर्नमेंट के पास उतनी क्लियर टैक्सेस आते रहेंगे और बिजनेस को भी बेनिफिट होगा। अननेसेसरी उनको जीएसटी का नोटिस नहीं आएगा। तो ये टैक्स अगर स्ट्रक्चर अगर ठीक रहे या टैक्स का लैंग्वेज अगर ठीक रहे तो इकोनॉमी को बेनिफिट होता है। अब ITR में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और कैसे आपको फिल करना है ITR, ये आपने जाना, लेकिन ITR की ड्यू डेट क्या होगी, क्या है? जो इंडिविजुअल्स हैं जो बिजनेस नहीं करते उनके लिए 31 जुलाई 2026 लास्ट डेट होगी। ठीक है। जो बिजनेस करते हैं जिनमें टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है उनके लिए 31 अगस्त लास्ट डेट है। जिनका टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है उनके लिए 31 अक्टूबर होगा, और जहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है उनका 30 नवंबर होगा। तो ऐसे 4 ड्यू डेट्स हो रहा है। बट हम अगर नॉर्मल भाषा में अगर बात करें, जनरल भाषा में बात करें, तो आम लोगों के लिए ड्यू डेट एक ही है, 31 जुलाई। तो इसीलिए ड्यू डेट आपकी बीत ना जाए उससे पहले आप ITR फिल कर दीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। गोल्ड के क्यों प्राइजेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं और साथ ही क्रूड ऑयल की वजह से कैसे पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस हाई हो रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में भारत में तो फिलहाल तब भी कम है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार बैठी हुई है सारी चीज़ों को देखने के लिए और आपको संभालने के लिए।
फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पॉडकास्ट में रंजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इस पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देखिए भी और इसको शेयर भी ज़रूर करिए। इस पॉडकास्ट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।